हेलो स्टूडेंट्स। अभी तक अपन ने जो कोवेलेंट बॉन्ड है सहसंयोजक बंध उसके 2 लेक्चर्स में आपको भेज चुका हूँ। आज का जो अपना तीसरा लेक्चर है इसके अंदर हम परमाणुीय कक्षकों के अतिव्यापन के प्रकार को अध्ययन करेंगे। उसके अलावा हम सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड के बारे में भी अध्ययन करेंगे। तो अतिव्यापन ओवरलैपिंग, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब कभी भी परमाणुीय कक्षक आपस में समीप आकर अतिव्यापित होते हैं तो परमाणु अणु में कन्वर्ट हो जाता है। तो अतिव्यापन के फलस्वरूप कोई भी परमाणुीय कक्षक जो है वो अणु के अंदर कन्वर्ट होता है। और ये अतिव्यापन कई तरह के होते हैं। तो सहसंयोजक बंध जब बनता है तो यदि उसके अंदर अतिव्यापन करने वाले एस कक्षक हैं तो पहले तरीका का जो अतिव्यापन होगा वो एस एस अतिव्यापन कहलाएगा, जिसमें हाइड्रोजन परमाणु का एस 1s कक्षक और दूसरे हाइड्रोजन परमाणु का 1s कक्षक आपस में अतिव्यापित होंगे। और जब एस एस अतिव्यापन होता है तो ये हमेशा नाभिकीय अक्ष पर होता है। और जब नाभिकीय अक्ष पर होता है तो मजबूत सिग्मा बंध बनता है। तो यहाँ पर नीचे डायग्राम में आपको बता रखा है कि एक H परमाणु और दूसरा H परमाणु आपस में अतिव्यापित होकर H2 अणु के अंदर कन्वर्ट हो रहे हैं। ये गलत लिखा हुआ है, अणु बनेगा इसमें। तो यहाँ पर जो सिग्मा बंध बन रहा है वो हमेशा नाभिकीय अक्ष पर बनेगा। दूसरी चीज़ जो यहाँ पर देखने की है कि S कक्षक गोलाकार होता है और इसीलिए वो सभी दिशाओं में समान रूप से अतिव्यापन कर सकता है। अतः यह जो बंध बनेगा वो अदिशात्मक होगा, नॉन डायरेक्शनल, क्योंकि किसी भी दिशा में हर जगह स्फेरिकल शेप है तो ये किसी भी दिशा में बंध बन सकता है, इसलिए ये हमेशा अदिशात्मक होता है। तो सबसे पहला जो अतिव्यापन हो गया वो एस एस अतिव्यापन, एस एस ओवरलैपिंग। सो व्हेन एटॉमिक ऑर्बिटल get overlapped it will formed H2 molecule, and this H2 molecule is formed by SS overlapping, and this SS overlapping is on nuclear axis. So on nuclear axis whenever overlapping take place a sigma bond is formed. The second thing which is important is that this type of overlapping is always non directional. जो दूसरे प्रकार का अतिव्यापन है वो है एसपी अतिव्यापन। एसपी अतिव्यापन के अंतर्गत वापस हमको सिग्मा बंध ही मिलेगा, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, एक एस होगा और पी जो दूसरा कक्षक अतिव्यापन में भाग लेगा वो पी ऑर्बिटल होगा, पी कक्षक होगा। तो जब किसी परमाणु के अर्धपूरित एस कक्षक दूसरे संयोजी परमाणु के पी कक्षक के साथ में अतिव्यापन करता है, ओवरलैपिंग करता है, तो उसको अपन एसपी अतिव्यापन कहते हैं। और यहाँ पर भी जो बॉन्ड बनेगा मैंने बताया आपको सिग्मा बंध बनेगा। इसका एग्जाम्पल दे रखा है एच एफ अणु। सो एच एफ के अणु के अंदर एक एच आ रहा है तो हाइड्रोजन के पास तो केवल 1s ऑर्बिटल ही है। फ्लोरीन के पास में जो रिक्त एफ कक्षक है वो है पी जेड। तो ये जो पी जेड कक्षक है ये 2pz1, यहाँ पर एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है और हाइड्रोजन के पास में 1s1 के अंदर एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। तो हाइड्रोजन का एस कक्षक और फ्लोरीन का 2pz कक्षक दोनों आपस में अतिव्यापक होंगे, अतिव्यापन करेंगे और अतिव्यापन न्यूक्लियर एक्सिस पे होगा तो एक सिग्मा बंध बनेगा। तो sp अतिव्यापन में भी हमको एक सिग्मा बंध यानी सिग्मा बॉन्ड मिलता है। अब एक और तरह का अतिव्यापन pp अतिव्यापन यानी pp ओवरलैपिंग। ये जो pp ओवरलैपिंग है वो दोनों p कक्षकों के अतिव्यापन के द्वारा होती है और ये 2 प्रकार की होती है। पहला सम अक्षीय अतिव्यापन, यानी जो न्यूक्लियर एक्सिस पर होगी उसको बोलते हैं सम अक्षीय अतिव्यापन, coaxial on nuclear axis. So this type of overlapping will take place on nuclear axis and it will be called as coaxial overlapping यानी सम अक्षीय अतिव्यापन। और जो दूसरे प्रकार का अतिव्यापन है वो कहलाता है सम पार्श्वीय अतिव्यापन। सम पार्श्वीय यानी कोलेटरल ओवरलैपिंग। तो इन दोनों में अंतर क्या है, एक अगर जो आपका नाभिकीय अक्ष है वहाँ पर अतिव्यापित हो रहा है तो दूसरा जो बॉन्ड बनेगा वो हमेशा 90 डिग्री, जो आपका जो न्यूक्लियर एक्सिस है उसके 90 डिग्री एंगल पे यानी उसके लंबवत हमको जो है कोलेटरल ओवरलैपिंग यानी सम पार्श्वीय अतिव्यापन होगी। तो सबसे पहले सम अक्षीय अतिव्यापन, जब कभी भी सम अक्षीय अतिव्यापन होगा तो सिग्मा बॉन्ड बनेगा, जब कभी भी सम पार्श्वीय अतिव्यापन होगा तो हमेशा पाई बॉन्ड बनेगा। तो बंध 2 प्रकार के हो गए, सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड जो है, सिग्मा बॉन्ड जो है वो न्यूक्लियर एक्सिस पे बनता है, जबकि पाई बॉन्ड जो है वो न्यूक्लियर एक्सिस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में बनता है।
तो यहाँ पर ये डायग्राम से भी बताया गया है कि ये आपका को एक्सियल ओवरलैपिंग यानी सम अक्षीय अतिव्यापन है। और ये जो दूसरा वाला है यहाँ पर मैं ये जो सॉरी इसके नीचे डायग्राम बता रखा है ये जो अतिव्यापन है दिस वन, ये है आपका पीपी अतिव्यापन समपार्श्वीय, और ये जो है वो आपका है सम अक्षीय अतिव्यापन। सो को एक्सियल और ये है आपका को लेटरल। जब को एक्सियल होगा तो स्मिग्मा बंध बनेगा, और जब को लेटरल होगा तो पाई बंध बनेगा। ये बहुत समझने वाली चीज़ है। तो पीपी अतिव्यापन दो प्रकार के होते हैं। तो पीपी अतिव्यापन जो दो प्रकार के होते हैं उसमें पहला है सम अक्षीय अतिव्यापन, और उसके अंदर एक पी कक्षक दूसरे पी कक्षक के साथ में नाभिकीय अक्ष पर अतिव्यापित होगा, और उसका एग्जाम्पल हो गया फ्लोरीन। तो फ्लोरीन का एक 2pz और फ्लोरीन का दूसरा 2pz, ये दोनों आपस में अतिव्यापित होंगे। जैसे फ्लोरीन का 2pz है, ये भी फ्लोरीन का 2pz है। ये आपका न्यूक्लियर एक्सिस है, ये नाभिकीय अक्ष, ये न्यूक्लियर एक्सिस, इसको अपन मॉलिक्यूलर एक्सिस भी बोलते हैं। सो न्यूक्लियर और मॉलिक्यूलर एक्सिस। सो इफ द overlapping is taking place on nuclear axis, then there will be a formation of sigma bond. And if the overlapping is taking place perpendicular to nuclear axis, then there will be a pi bond formation. So co-lateral overlapping will give rise to pi bond. तो दो तरह के सिग्मा और पाई बंध के बारे में यहाँ पे दर्शा रखा है। और ये हमको समझना चाहिए कि सिग्मा बॉन्ड चूंकि हमेशा न्यूक्लियर एक्सिस पे बनता है तो ये हमेशा ज़्यादा स्थायी होता है। क्यों ज़्यादा स्थायी होता है? क्योंकि यहाँ अतिव्यापन की जो मात्रा है वो ज़्यादा होती है। ये अतिव्यापन ज़्यादा है, ये वाला अतिव्यापन कम है। तो लेसर द ओवरलैपिंग लेसर विल बी द बॉन्ड स्ट्रेंथ, हायर इज द ओवरलैपिंग हायर विल बी द ओवरलैपिंग, हायर विल बी द बॉन्ड स्ट्रेंथ। इसलिए जो सिग्मा बॉन्ड है वो हमेशा जो है स्थायी होता है या सुदृढ़ दृढ़ होता है। फिर उसके बाद आता है अपना सिग्मा बॉन्ड और पाई बंध में अंतर क्या होता है। ये थोड़ा सा जो स्लाइड है उसको अपन को घुमाना पड़ेगा, तो मैं दूसरा जो भेजूंगा उसके अंदर ये इसको घुमा दिया जाएगा। लेकिन यहाँ आप देखेंगे कि सिग्मा बंध और पाई बंध में अंतर क्या होता है, इस पर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन बनता है। और ये जो क्वेश्चन है 5 नंबर का आता है, क्वेश्चन नंबर 4 मैंने यहाँ लिखा हुआ है, और ये 5 नंबर का क्वेश्चन बनता है। और इसमें आपको बताना पड़ेगा कि सिग्मा बंध और पाई बंध में क्या अंतर होता है। तो इसके लिए मैंने ये टेबल दे रखी है, और ये जो टेबल है सारणी जो है इसके अंदर जितने भी अंतर हैं वो सारे बता रखे हैं इसके अंदर। तो सिग्मा बंध जैसा कि मैंने बताया सम अक्षीय अतिव्यापन से बनते हैं, पहला तो ये हो गया। और कहाँ बनते हैं? आणविक कक्ष पर बनते हैं। आणविक कक्षकों के अतिव्यापन सम अक्षीय अतिव्यापन पे नाभिकीय अक्ष पर एक सिग्मा बंध बनता है। दूसरा, इस बंध में अधिकतम अतिव्यापन होता है, अतिव्यापन जो है वो अधिकतम होता है, और ये बंध जो है मजबूत होता है। और इसको तोड़ने के लिए हमको कितनी एनर्जी देनी पड़ती है? 80 किलो कैलोरी 80 किलो कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इस प्रकार ये समाक्ष बंध जो है उसमें इलेक्ट्रॉन का घनत्व जो है नाभिकों के बीच में आ जाता है। आपने देखा था कि जो बॉन्ड का बनता है, तो जब बॉन्ड बनता है तो ये जो इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ आ जाते हैं? इन दोनों के बीच में। सो यहाँ पर जब बॉन्ड बनेगा तो एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन इस पी कक्षक का, एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन इस पी कक्षक का, दोनों जो है वो यहाँ पर आ जाएंगे। और जब दोनों यहाँ पर आ जाते हैं उनको बोलते हैं सन केंद्रित हैं, तो डीलोकलाइज्ड हो जाते हैं वो। और जब डीलोकलाइज हो जाएंगे तो बॉन्ड फॉर्मेशन होगी और सिग्मा बॉन्ड बनेगा। और ये जो सिग्मा बॉन्ड है वो किस किस से बन सकते हैं? एसएस ओवरलैपिंग से बन सकते हैं, एसपी ओवरलैपिंग से बन सकते हैं, और पीपी को एक्सियल ओवरलैपिंग से बन सकते हैं, sp3s ओवरलैपिंग से बन सकते हैं। तो जहाँ कहीं भी नाभिकीय अक्ष पर अतिव्यापन हो रहा है वहाँ पर सभी बंध सिग्मा बंध बनेंगे, और ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। 80 किलो कैलोरी एनर्जी की आवश्यकता इसको तोड़ने के लिए पड़ती है। अब इसी तरह से पाई बंध जो है दो संयोगी परमाणु कक्षकों के समपार्श्वी अतिव्यापन के द्वारा बनता है, यानी नाभिकीय अक्ष के लंबवत बनता है। और पाई बंध जो है वो हमेशा कम अतिव्यापन के कारण दुर्बल होता है, और इसको तोड़ने के लिए हमें केवल 65 किलो कैलोरी एनर्जी की आवश्यकता होती है। तो एक 80 किलो कैलोरी सिग्मा बॉन्ड, एक 65 किलो कैलोरी पाई बॉन्ड। यह सिग्मा बंध से अधिक क्रियाशील होगा। जो हमेशा जो अस्थायी होता है वो क्रियाशील होता है, जो स्थायी होता है वो कम क्रियाशील होता है। तो चूंकि ये अनस्टेबल है
तो स्टेबिलिटी को पाने के लिए क्या करेगा, ये रिएक्शन करेगा, इट विल बी ए मोर रिएक्टिव बिकॉज ऑफ लेस स्टेबिलिटी। सो लेसर द स्टेबिलिटी हायर विल बी द रिएक्टिविटी। सो क्रियाशीलता जो है वो डिपेंड करती है स्टेबिलिटी पे। तो यहाँ सिग्मा बंद जो है, पाई बंद जो है वो 65 किलो कैलोरी की एनर्जी यानी लेस स्टेबल है, और लेस स्टेबल है तो मोर रिएक्टिव होगा। और ये आसानी से ध्रुवित हो जाता है। ध्रुवित का मतलब क्या है, पोलराइजेशन, पोलराइज्ड हो जाएगा। पोलराइजेशन जैसे जैसे होता है तो उसमें कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ता जाता है। सो पाई बंद बनने से बंद की लंबाई में कमी आ जाती है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सा बंद ज़्यादा, बॉन्ड लेंथ किसकी ज़्यादा है, तो सिग्मा बॉन्ड ज़्यादा लंबा होता है, पाई बॉन्ड उससे कम लंबा होता है। सो पाई बॉन्ड इज स्मॉलर देन सिग्मा बॉन्ड। ये एक नंबर का क्वेश्चन या आधे नंबर का जो क्वेश्चन आता है उसमें पूछा जा सकता है। तो जहाँ सिग्मा बंद अणु की आकृति को, सिग्मा बंद हमेशा आकृति को प्रभावित करता है, वहीं पाई बंद ऐसा नहीं करता। ये एक और डिफरेंस हो गया कि सिग्मा बंद जब कभी बनेगा, सो सिग्मा बंद विल डिसाइड द ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल। सो वेनेवर, जैसे अपन ने देखा sp हाइब्रिडाइजेशन, sp2 हाइब्रिडाइजेशन, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, यहाँ पर ज्यामिति निर्धारित है। sp हाइब्रिडाइजेशन मतलब लीनियर ज्यामिति होगी, sp2 हाइब्रिडाइजेशन यानी ट्राइगोनल प्लेनर होगा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन के अंदर हमेशा टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होगी। तो ये क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर सब सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं, और जब सिग्मा बॉन्ड बनते हैं तो वो आपके दिशात्मक होंगे, और दिशात्मक होने से वो आपको बताएंगे कि उसकी ज्योमेट्री क्या है। तो यहाँ पे ये एक जो लाइन लिखी हुई है कि सिग्मा बंद अणु की आकृति को प्रभावित करता है, वहीं पाई बंद जो है उसको प्रभावित नहीं करता। क्यों नहीं करता, क्योंकि पाई बंद जो है संकरण में भाग नहीं लेता है, और जो संकरण में भाग नहीं लेते वो ज्योमेट्री को यानी ज्यामिति को प्रभावित नहीं करते हैं। पाई बंद के कारण अणु में मुक्त घूर्णन नहीं हो सकता, यानी जो उसका फ्री रोटेशन है वो हिंडर्ड हो जाता है बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ पाई बॉन्ड। बिकॉज ये हमेशा न्यूक्लियर एक्सिस के परपेंडिकुलर होता है। जब न्यूक्लियर एक्सिस के परपेंडिकुलर होगा तो उसका जो फ्री रोटेशन है वो जो है हमेशा बाधित हो जाएगा, और जब वो बाधित हो जाएगा तो फ्री रोटेशन उसमें ख़त्म हो जाएगा, जिससे उपयुक्त अवस्था में ज्यामितीय समन्वयता उत्पन्न होती है। सो दीज आर रेस्पॉन्सिबल फॉर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। पाई बंद से ज्यामितीय समन्वयता होती है। ये भी आधे नंबर के क्वेश्चन में मिल सकता है। अब आता है क्वेश्चन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, सिग्मा व पाई बंद में अंतर स्पष्ट कीजिए। सिग्मा और पाई बंद के अंदर जब अंतर स्पष्ट करना है तो ये टेबल के अंदर सब कुछ लिखा हुआ है कि जब परमाणुविक कक्षक नाभिकीय अक्ष के सापेक्ष शीर्ष से शीर्ष, इसको बोलते हैं हेड टू हेड डायरेक्शन, हेड टू हेड डायरेक्शन में अतिव्यापित होते हैं तो सम अक्षीय अतिव्यापन कहलाता है, और इससे सिग्मा बंद बनता है। और इस प्रकार के एग्जाम्पल दे रखे हैं, ऐसे अतिव्यापन में सिग्मा बॉन्ड बनेगा, एसपी में बनेगा, और पीएक्स न्यूक्लियर एक्सिस पे यदि हो रहा है तो भी हम सिग्मा बॉन्ड बनेगा। अब पाई बॉन्ड की परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ पाई बॉन्ड, जब पी परमाणुविक कक्षक नाभिकीय या आणविक कक्ष के लंबवत समपार्श्वीय अतिव्यापन करते हैं तो इस समपार्श्वीय अतिव्यापन से पाई बॉन्ड प्राप्त होता है। उदाहरणतः पी वाई तथा पी जेड अतिव्यापन, और ये जो है हमेशा परपेंडिकुलर टू न्यूक्लियर एक्सिस होगा। तो यहाँ पर ये पी वाई क्यों माना गया है और पी जेड क्यों माना है, क्योंकि हमने इस वाले में माना था कि पी एक्स जो है वो न्यूक्लियर एक्सिस है। तो जब पी एक्स न्यूक्लियर एक्सिस होगा तो पी वाई और पी जेड हमेशा उस न्यूक्लियर एक्सिस के परपेंडिकुलर होंगे, और परपेंडिकुलर होंगे तो पी वाई और पी जेड ओवरलैप होके हमको हमेशा पाई बॉन्ड ही देंगे। इसके बाद आता है और क्या डिफरेंसेस हैं। कुल मैंने 10 डिफरेंसेस इस टेबल के माध्यम से आपको बता रखे हैं। नाभिकीय अक्ष पर परमाणुविक कक्षकों में अतिव्यापन अधिकतम होता है, तो जब अतिव्यापन अधिक होगा तो ज़्यादा एनर्जी निकलेगी, और ज़्यादा एनर्जी निकलेगी तो वो बॉन्ड कैसा होगा, हमेशा मजबूत होगा। सो हायर इज द ओवरलैपिंग, हायर विल बी द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड, एंड इफ द एनर्जी रिलीज्ड इज हाई देन स्टेबिलिटी विल बी अचीव्ड। तो जिस कोई भी तंत्र, कोई भी सिस्टम जिसकी एनर्जी लोअर होती है वो ज़्यादा स्थायी होता है। तो जब एनर्जी रिलीज हो जाएगी तो अमाउंट ऑफ एनर्जी ऑफ दैट पर्टिकुलर सिस्टम विल बी डिक्रीज्ड। जब एनर्जी डिक्रीज होती है तो स्थायित्व बढ़ता है। तो यहाँ पे दिखा रखा है नाभिकीय अक्ष पर परमाणुविक कक्षकों के अतिव्यापन अधिकतम होता है, अतः इसके फलस्वरूप उत्सर्जित ऊर्जा भी जो है अधिकतम होगी, और जब ऊर्जा अधिकतम निकल जाएगी तो हमको बॉन्ड जो है वो स्टेबल प्राप्त होगा, इसलिए सिग्मा बॉन्ड अधिक मजबूत होते हैं। समपार्श्विक अतिव्यापन सम अक्षीय अतिव्यापन की तुलना में बहुत कम होता है, इस वजह से उसमें जो ऊर्जा निकलती है बाहर वो कम होती है, और इसलिए सिग्मा बॉन्ड हमेशा दुर्बल होता है। सो सिग्मा बॉन्ड इज
स्ट्रॉन्गर बॉन्ड, पाई बॉन्ड इज ए वीकर बॉन्ड। सिग्मा बंध, ये मैंने आपको बताया 80 किलो कैलोरी एनर्जी की आवश्यकता होती है पर बॉन्ड, और यहाँ पर 65 किलो कैलोरी एनर्जी पर बॉन्ड जो है इसकी होती है पाई बॉन्ड की। फिर उसके बाद में अधिक स्थायित्व के कारण सिग्मा बंध अक्रियाशील होता है, ये हमेशा क्रियाशील होता है, ध्रुवित किया जा सकता है, ये सब उसमें लिखा हुआ है ये, लेकिन टेबलर फॉर्म में पॉइंट वाइज दिया हुआ है आपको। फिर नाभिकीय अक्ष पर सिग्मा बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रवृत्ति अधिकतम होती है, क्योंकि बॉन्ड ही नाभिकीय अक्ष पर बनता है, मॉलिक्यूलर एक्सिस पे बनता है, तो हमेशा वहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो है लोकलाइज हो जाता है, इसलिए वहाँ पर इलेक्ट्रॉन पाने की संभावना सबसे ज़्यादा होती है। नाभिकीय अक्ष पर पाई बंध में इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना न्यूनतम होती है, क्योंकि वहाँ बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होता है, वहाँ पर बॉन्ड जो इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ मिलता है, उसके परपेंडिकुलर मिलेगा, इसलिए ये दुर्बल बंध है। फिर उसके बाद 6 पॉइंट, सिग्मा बंध नाभिकीय अक्ष के सापेक्ष इलेक्ट्रॉनों का वितरण सममित होता है, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस ऑन मॉलिक्यूलर एक्सिस, वेर एज इन द केस ऑफ पाई बॉन्ड यहाँ पर जो नाभिकीय अक्ष के सापेक्ष इलेक्ट्रॉनों का वितरण होगा वो असीमित होगा, नॉन सिमेट्रिकल। सममित मतलब सिमेट्रिकल, असमित मतलब एसिमेट्रिकल। सो सिमेट्रिकल एंड एसिमेट्रिकल, ये एक और डिफरेंस हो गया इसमें। सिग्मा बंध अक्ष के सापेक्ष परमाणु एक दूसरे के सापेक्ष मुक्त घूर्णन, यानी वहाँ पर रोटेशन जो है पॉसिबल है, फ्री रोटेशन इज पॉसिबल ऑन न्यूक्लियर एक्सिस, बट हियर व्हेन पाई बॉन्ड इज फॉर्म्ड द फ्री रोटेशन इज हिंडर्ड, ये मैंने आपको पहले भी बताया था, और जब फ्री रोटेशन हिंडर्ड हो जाएगा तो अणु ज्यामितीय समायता दर्शाता है। फिर 8वां पॉइंट, सिग्मा बंध की जो बंध लंबाई होती है वो कभी भी परिवर्तित नहीं होती बंध बनने के बाद, और बंध लंबाई भी ज़्यादा होती है। पाई बॉन्ड बनने के बाद बंध लंबाई में कमी आ जाती है और हमेशा वो सिग्मा बॉन्ड से छोटा होता है। फिर उसके बाद में सिग्मा बंध अणु की ज्यामिति को प्रभावित करता है, ये कभी भी अणु की ज्यामिति को प्रभावित नहीं करता, और उसका कारण भी बताया था मैंने कि संकरण में भाग नहीं लेता है। इसके इलेक्ट्रॉन संकरण में भाग लेते हैं, इसके इलेक्ट्रॉन संकरण में भाग नहीं लेते, और जब संकरण में भाग नहीं लेंगे तो ज्यामिति को प्रभावित नहीं करेंगे। तो पाई बॉन्ड नेवर डिसाइड्स और अफेक्ट्स द ज्योमेट्री ऑफ ए मॉलिक्यूल। फिर लास्ट पॉइंट है, सिग्मा बंध का स्वतंत्र अस्तित्व संभव है, यानी हमारे को एक ऐसा कंपाउंड मिल सकता है जिसमें चारों के चारों, जैसे CH4 की बात करें, चारों बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड है, लेकिन पाई बॉन्ड का स्वतंत्र अस्तित्व संभव नहीं है। मतलब एक कोई भी ऐसा मॉलिक्यूल अभी तक नोन नहीं है जो केवल पाई बॉन्ड से बना हो। तो वहाँ पर क्या होता है, पहले एक सिग्मा बॉन्ड बनेगा, उसके बाद में पाई बॉन्ड बनेगा। तो कोई भी मॉलिक्यूल है उसमें अगर पाई बॉन्ड है तो उस पाई बॉन्ड के बनने के लिए उसमें एक सिग्मा बॉन्ड का होना जरूरी है। कोई भी मॉलिक्यूल टोटल पाई बॉन्ड से बना हो ऐसा संभव नहीं है। सो सिग्मा पाई बॉन्ड के बनने के लिए सिग्मा बंध का होना आवश्यक है, जबकि सिग्मा बॉन्ड बनने के लिए पाई बॉन्ड का होना आवश्यक नहीं है। तो ये मेन आपको डिफरेंसेस बता रखे हैं। जब डिफरेंसेस आपसे पूछे जाएंगे तो आपको उसके अंदर ये सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड का जो डायग्राम है वो भी बनाना चाहिए, है ना। तो डायग्राम आपको मैंने कहाँ बताया था आपको, सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड बनने का, ये देखो समअक्षीय द्विव्यापन में सिग्मा बॉन्ड बन रहा है, समपार्श्विक द्विव्यापन में पाई बॉन्ड बन रहा है। तो इस तरह से डायग्राम से भी बता दोगे तो आपको अच्छे नंबर मिल जाते हैं, क्योंकि प्रेजेंटेशन मस्ट बी परफेक्ट। अब उसके बाद